हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे अल्काइल हैलाइड का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ लिया था बच्चों? न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में पढ़ लिया था। काफी इजी था, काफी सिंपल था। उसमें एक पॉइंट हमारा बच गया था, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में। पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में उसका यूज क्या होगा तो देख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी हम दो तरीके से निकालते हैं। मैं आप लोगों को आज बता देता हूं। न्यूक्लियोफिलिसिटी हम दो पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला तो हम बात करते हैं इन पीरियड और दूसरा हम बात करते हैं इन ग्रुप। ठीक है, इन पीरियड में तो नॉर्मली हमारा चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन पीरियड में हम क्या देखते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इन पीरियड में हम कैसे करते हैं बच्चों? मैंने आपको बताया था। इसमें कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल ही है। अगर पीरियड में होगा तो हम ज्यादा सोचेंगे नहीं, हम सिंपली देखेंगे। जो मैंने पहले बताया था पहले वाले लेक्चर में, वैसा ही चलेगा। इन पीरियड में क्या होता है बच्चों? जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो उतना कम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। ठीक है, तो मतलब डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर is directly proportional to the nucleophilicity. Nucleophilicity is directly proportional to the nucleophilicity. Nucleophilicity is directly proportional to the nucleophilicity. और जितना ज्यादा डोनेट कौन करेगा? जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या आ गया बच्चों? न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों? सीधा समझो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। क्लियर हो गया बच्चों? ऐसे हम निकाल सकते हैं इन पीरियड में। बट हम इन ग्रुप में कैसे डिस्कस करेंगे समझो। अगर मुझे इन ग्रुप में डिस्कस करना हो तो हमारे यहां पर तीन केस बनते हैं। एक बनता है हमारा गैसेस फेज, एक बनता है हमारा यहां पर गैसेस फेज। अब इन ग्रुप की बात करेंगे तो इन ग्रुप में गैसेस फेज में कैसे करेंगे आप लोगों को पता है। इन ग्रुप में गैसेस फेज में कैसे करेंगे और पोलर अप्रोटिक में कैसे करेंगे ये तो नॉर्मली बता सकते हो। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में कैसे करेंगे और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में थोड़ा सा अलग केस है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में थोड़ा सा अलग केस है। अब देखो यहां पर बातों को ध्यान से समझेंगे। गैसेस फेज में जैसे मैं ग्रुप में डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा तो आपका क्या बढ़ेगा? साइज बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, आपका क्या बढ़ेगा बच्चों? साइज बढ़ेगा। जैसे ही मैं डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा, टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो क्या होगा बच्चों? आपका साइज बढ़ेगा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन विल बी मोर यूनिफॉर्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी मोर यूनिफॉर्म। ये आपका उतना यूनिफॉर्म होगा, जितना यूनिफॉर्म होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा बच्चों? उतना ज्यादा आपका नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। उतना ज्यादा क्या होगा? नेगेटिव चार्ज मोर यूनिफॉर्म एंड नेगेटिव चार्ज विल स्टेबल। ठीक है, तो मतलब सिंपल बोल सकते हैं, जितना ज्यादा आपका साइज बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। और यहां पर भी हम क्या देख सकते हैं बच्चों? न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन। अब इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के लिए सेम केस है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन इन दोनों के लिए सेम केस है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होगा। अब इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होगा तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा साइज छोटा होगा उतना ज्यादा आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर साइज बड़ा होगा तो स्टेबल हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करेगा? नहीं करेगा। क्या वो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करेगा? नहीं करेगा। अब देखो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट करता क्या है? स्टेबलाइज ओनली पॉजिटिव चार्ज।
स्टेबलाइज्ड ओनली पॉजिटिव चार्ज, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, ये ओनली पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज को तो स्टेबलाइज नहीं करेगा, तो नेगेटिव चार्ज आपके साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, इट विल स्टेबलाइज पॉजिटिव चार्ज as well as नेगेटिव चार्ज, ये दोनों को आपको स्टेबलाइज करेगा। अब जब ये आपके दोनों को स्टेबलाइज करेगा तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, जब ये आपके दोनों को स्टेबलाइज करेगा तो इसका मतलब आप लोगों को क्या समझ में आया बच्चों, काफी इजीली आप लोग बोल सकते हो, अगर ये दोनों को स्टेबलाइज करेगा इसका मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हो, डायरेक्टली आप लोग इसमें बोल सकते हो कि यहां पर नेगेटिव चार्ज में भी मैं सॉल्वेशन का इफेक्ट देखूंगा और पॉजिटिव चार्ज में भी मैं आपका सॉल्वेशन का इफेक्ट देखूंगा। अब आप जानते हो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो H2O के रेस्पेक्ट में, अब यहां पर सॉल्वेलाइसिस भी आपका H2O के रेस्पेक्ट में। तो देखो जैसे ही मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो क्या होगा बच्चों, वो सॉल्वोलाइसिस एनर्जी आपकी कम होगी, सॉल्वोलाइसिस एनर्जी कम होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा सॉल्वोलाइसिस कौन होगा, सबसे ज्यादा सॉल्वेशन विल अकर स्मॉल साइज ऑफ एटम। सॉल्वेशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, सॉल्वेशन आपका ज्यादा किसमें होगा, सॉल्वेशन स्मॉल साइज ऑफ एटम में होगा। जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ज्यादा आपका नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, उतना ज्यादा आपका क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। और जितना ज्यादा आपका नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी की क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पर डिक्रीज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उतना ज्यादा आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब देखो सॉल्वेशन की वजह से आपका नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है बच्चों, स्टेबल हो रहा है। स्टेबल हो रहा है इसका मतलब आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर है। देखो अब मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, एक दो एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहीं पर लेता हूं एग्जांपल ताकि आपको वो सामने लिखा रहे तो आप जल्दी जल्दी कैच कर पाओ। ठीक है, यही लेता हूं एग्जांपल। अब देखो मैंने बोला यहां पर एग्जांपल F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। ठीक है, अब मुझे बोला कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, तो आप क्या सोचोगे। अब देखो सबसे पहले मैंने ले लिया DMF। इन DMF में आपको बताना है। अब DMF की किस टाइप का सॉल्वेशन है, सॉल्वेंट है, पहले ये पता लगाओ। DMF आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था। ये आपका क्या है बच्चों, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का क्या करना है बच्चों, ये टॉप टू बॉटम नहीं जा रहा है। अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में हम क्या देखते हैं बच्चों, साइज देखते हैं। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में हम क्या देखते हैं बच्चों, साइज देखते हैं। साइज किसका बड़ा है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपका साइज किसका बड़ा होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज आपका आयोडीन का बड़ा होगा। बड़े साइज में नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज आपका मोर यूनिफॉर्म होगा। जितना ज्यादा यूनिफॉर्म आपका नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होगा। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी किसके, यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है बताओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर मुझे निकालना, कौन ज्यादा स्टेबल है, I माइनस स्टेबल है। तो I माइनस क्या अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, नहीं देगा, ऑब्वियसली बात है। तो कौन देगा, F माइनस देगा। तो F माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, इसका मतलब F माइनस आपका ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा। बट अगर मैंने बात किया इन H2O मीडियम, कौन से मीडियम,
इन H2O मीडियम, या फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है बच्चों? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जितना ज्यादा आप, जितना छोटा साइज होगा उतना अच्छा सॉल्वेशन होगा। सॉल्वेशन जितना अच्छा होगा, जितना छोटा साइज होगा उतना अच्छा आपका सॉल्वेशन होगा। अब सॉल्वेशन होगा, अब बात समझना, जितना छोटा साइज होगा उतना अच्छा सॉल्वेशन होगा। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपके पॉजिटिव चार्ज के और नेगेटिव चार्ज दोनों को क्या करता है बच्चों? ये आपका स्टेबलाइज करता है। दोनों को क्या करता है बच्चों? ये आपका स्टेबलाइज करता है। अब जब दोनों को अगर ये स्टेबलाइज करेगा, देखो ध्यान से समझो, H2O में तो हाइड्रेशन देख सकते हैं, H2O की तरह ही लेके चलना है सबको। अब देखो, अगर मैं टॉप टू बॉटम मूव किया तो F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। अब बताओ, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपका क्या बढ़ेगा? ये आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सॉल्वेशन ज्यादा होगा कि आपका यहां से यहां जाएंगे सॉल्वेशन ज्यादा होगा? अब देखो, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपका सॉल्वेशन क्या होगा बच्चों? सॉल्वेशन आपका कम होगा। अब सबसे कम सॉल्वेशन किसका हुआ? I माइनस का। अब सबसे कम सॉल्वेशन हुआ तो इसने नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं किया, यहां पर सॉल्वेशन कम हुआ होगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे, सॉल्वेशन कम आपका हुआ होगा। सॉल्वेशन जब आपका कम हुआ होगा तो इसने नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज उतना नहीं किया होगा। लेकिन इसका सॉल्वेशन सबसे ज्यादा हुआ है तो इसने नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर दिया है। अब जब ये इसका नेगेटिव चार्ज आपका जब स्टेबलाइज होगा तो क्या ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करेगा? नहीं करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी बच्चों? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी बच्चों? यहां पर इसने डोनेशन नहीं किया होगा, इसका सॉल्वेशन ज्यादा हुआ होगा, तो ये स्टेबलाइज हो गया होगा। इसका सॉल्वेशन कम हुआ होगा तो ये स्टेबलाइज नहीं हुआ होगा। ठीक है, जब ये स्टेबलाइज नहीं हुआ है यहाँ पर माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज क्या करेगा? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो डोनेशन किसका ज्यादा होगा इस बार? I माइनस का, Br माइनस का, Cl माइनस का और F माइनस का। क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, इसमें अब आपको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन ध्यान रखो, आप लोगों को कैसे करना है क्वेश्चन। थियोरी आप लोग थियोरी 5 से 6 बार पढ़ो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, एग्जाम्पल OH माइनस और SH माइनस। अब बताओ, यहां पर सबसे पहले मैंने लिया NDMF, ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में तो हम कैसे देखेंगे बच्चों? डाउन टू द ग्रुप जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो O माइनस और SH माइनस। चार्ज बढ़ेगा, डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो साइज आपका बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज मोर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जितना ज्यादा आपका नेगेटिव चार्ज मोर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबल होगा। और जितना ज्यादा आपका नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, क्या वो न्यूक्लियोफाइल देगा? क्या वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा? अब देखो, स्टेबिलिटी यहां पर ऐसी हो गई। ठीक है, क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा उतनी जल्दी? नहीं देगा। कौन देगा? OH माइनस। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी क्या हो जाएगी? OH माइनस की ज्यादा हो जाएगी SH माइनस से। बट अगर मैंने देखा इन वाटर, अब देखो वाटर क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नेगेटिव चार्ज को तो स्टेबलाइज करता है एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज को भी करता है। जब मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा, OH माइनस है और SH माइनस है। आप बताओ, सॉल्वेशन किसका ज्यादा होगा? जिसका जितना छोटा साइज होता है उतना ज्यादा सॉल्वेशन होगा। तो यहां पर आपका क्या होगा बच्चों? मोर सॉल्वेशन। यहां पर आपका क्या होगा बच्चों? आपका मोर सॉल्वेशन। यहां पर आपका मोर सॉल्वेशन होगा और यहां पर आपका क्या होगा बच्चों? लेस सॉल्वेशन। अब लेस सॉल्वेशन हुआ, जितना छोटा
जितना छोटा साइज होता है, जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा सॉल्वेशन होगा। यहां पर मोर सॉल्वेशन हुआ, यहां पर आपका लेस सॉल्वेशन हुआ। अब जब यहां पर आपका लेस सॉल्वेशन हुआ तो यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज, ये पोलर प्रोटिक मीडियम पॉजिटिव के साथ साथ आपका नेगेटिव चार्ज दोनों को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। अब मुझे यह बताओ कि इसमें सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा, इसमें आपका नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबलाइज होगा नहीं होगा। जब इसमें आपका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो चुका है तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, नहीं करेगा। अगर मैं स्टेबिलिटी निकालूं, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो किसका ज्यादा होगा बच्चों, यहां पर SH माइनस का स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर आ जाएगा OH माइनस, OH माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू SH माइनस। तो अब बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी किसकी ज्यादा होगी, SH माइनस की, SH माइनस की आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू OH माइनस। क्लियर हो गया। तो देखो जस्ट उल्टा आ जाता है ऑर्डर, ऐसा नहीं कि तुम लोग है ना तुम एक ध्यान रखो DMF का, उसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो आपका पोलर अप्रोटिक का, पोलर प्रोटिक का भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में आप लोगों को बताई है। अब हम देखते हैं बच्चों मेन, इतना सब कुछ जो पढ़ा है, इतना सब कुछ जो तामझाम किया है वो किसके लिए किया है, देख लेते हैं आप। अब देख लेते हैं हम असली खेल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देख लेते हैं यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका क्या होता है बच्चों, बताओ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होना, मतलब सिंपल है, यहां पर कोई RH है, यहां पर NU माइनस है। अब जब ये इस पर अटैक करेगा तो X बाहर निकलेगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, यहां पर RNU बन जाएगा और साथ में X माइनस। ठीक है, ये वाला स्टेप आपके कितने तरीके से होगा, ये आपका कितने पाथ होंगे बच्चों इसके, इसको आपको लग रहा है इसके यहां पर आपको 3 पाथ होंगे। कितने पाथ होंगे जनरली आपके, कितने पाथ कितने तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से। क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आपका RH बॉन्ड टूट जाए, RH बॉन्ड विल ब्रेक, then NU will attack, पहला तो ये हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, NU बॉन्ड अटैक मार दिया, साइमल्टेनियसली आपका RH बॉन्ड टूटा। ठीक है, RH बॉन्ड विल ब्रेक साइमल्टेनियसली RNU बॉन्ड, यहां पर NU विल अटैक, NU माइनस विल अटैक, दोनों साइमल्टेनियसली होगा। और एक बार क्या होगा बच्चों, NU पहले अटैक कर जाएगा और RH आपको वो यहां पर NU पहले अटैक कर जाएगा, NU माइनस विल अटैक फर्स्ट, NU माइनस विल अटैक फर्स्ट, पहले NU माइनस अटैक कर जाए, देन आफ्टर आपका RH बॉन्ड टूटे, तो क्या जाएगा, देन आफ्टर RH बॉन्ड विल ब्रेक। ये 3 कंडीशन है, इसको हम बोलेंगे पाथ 1, ये एक तरीका है, इसको हम बोलेंगे पाथ 2, ये एक तरीका है, ये हो गया हमारा पाथ 3। ठीक है, अब हम एक एक करके समझते हैं इसके एग्जांपल्स को एक एक करके समझते हैं। मैं इसी में आप लोगों को समझाता हूं, समझना। R की जगह मैं CH3 मान लेता हूं, ये मैंने CH3 मान लिया। अब देखो इसके हिसाब से पहले कौन सा बॉन्ड आपका टूटना चाहिए, पहले आपका कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए, CX बॉन्ड। CX बॉन्ड तोड़ा तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बच्चों, हेलोजेंस।
हेलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, थोड़ा सा समझोगे तो यहां पर आपको दिख गया इंटरमीडिएट बना, यहां पर आपका इंटरमीडिएट बना, ठीक है। यहां पर आपको क्या बना बच्चों, इंटरमीडिएट बन गया। अब जब यहां पर आपका इंटरमीडिएट हो गया तो सेकंड अटैक किसका होगा बच्चों, अब जब ये इंटरमीडिएट बन गया तो यहां पर आपका सेकंड अटैक किसका होगा बच्चों, यहां पर सेकंड अटैक आपका होगा बच्चों, यहां पर आपका सेकंड अटैक NU माइनस का होगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, HCH NU, ठीक है। इस तरीके से आपका बना। फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकेटायन बना, यहां पर क्या बनेगा कार्बोकेटायन, यहां पर क्या बनेगा कार्बोकेटायन। बात क्लियर है, यहां पर क्या बनेगा बच्चों कार्बोकेटायन, ठीक है। अब देखो दूसरा स्टेप क्या है बच्चों हमारा, दूसरा स्टेप हमको क्या बोलता है बच्चों उसको समझेंगे, दूसरा स्टेप हमको क्या बोलता है उसको समझेंगे। अब देखो यहां पर CHH ये X, सबसे पहले RX बॉन्ड भी ब्रेक होगा, RX बॉन्ड के साथ साथ आपका बताओ साइमल्टेनियसली ये भी अटैक कर रहा है और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो यहां पर आपका देखो, यहां पर आपका क्या होगा HCH, यहां पर आपका NU भी अटैक कर रहा है और यहां पर आपका X भी, X बाहर निकल रहा है और ये H। अब देखो X बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये X बाहर आ रहा है ना तो पार्शियल नेगेटिव, यहां पर आपका पार्शियल पॉजिटिव। अब यहां पर NU पहले माइनस था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन किया, जब ये बॉन्ड बन रहा होगा तो इसमें से थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव कम हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये आपका क्या जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से आपका होगा। और एंड में क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका एंड में क्या होगा H। देखो इसमें क्या हुआ, जहां से बॉन्ड ब्रेक होगा वहां से अटैक नहीं मारा, थोड़ा देखोगे तो पीछे से अटैक मारा। तो यहां पर कहां से अटैक मारा बच्चों, हमारे बॉन्ड ने बैक साइड अटैक मारा। कहां से मारा, बैक साइड अटैक मारा। थोड़ा सा एनालिसिस करना है बस, बैक साइड अटैक हुआ। यहां पर हमारा कौन सा अटैक हुआ बच्चों, बैक साइड अटैक हुआ, ठीक है, बैक साइड अटैक हुआ। अब यहां इसके केस में, अब देखो इसके केस में क्या बोल रहा है बच्चों, ये इसके केस में बोल रहा है पहले NU बॉन्ड बन जाए, पहले RNU आपका अटैक करा के बॉन्ड बना ले। तो इसके केस में आपको लगेगा कि कुछ ऐसा। अब देखो यहां पर NU और ये X, क्या कार्बन कभी आपका पेंटावेलेंट होगा, क्या कार्बन कभी आपका पेंटावेलेंट होगा, थोड़ा सोचो, नहीं होगा। तो ये वाला तो वैसे ही खत्म है, ये वाला आपका रिएक्शन नहीं होगा। इसमें भी एक कंडीशन है कि कार्बन अगर आपका sp3 हाइब्रिड है तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने बात किया यहां पर कि RCOX, जब इसके ऊपर NU अटैक मारेगा तो NU अटैक मारा तो ये वाला बॉन्ड कहां गया, ऊपर गया। तो आपका क्या बन जाएगा RCO माइनस और NU, कहीं मैंने करवाया था ऐसा। अब ये नीचे आएगा तो ये आपका बाहर निकलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा RCONU। देखो न्यूक्लियोफाइल ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस केस में आपका हो सकता है, इस केस में आपका हो सकता है यहां पर इस केस में आपका ये पॉसिबल है, लेकिन इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। ये कौन से केस में पॉसिबल है, जब आपका इसके अंदर कौन सा बॉन्ड हो, कार्बोनाइल बॉन्ड हो। कौन सा बॉन्ड हो, कार्बोनाइल बॉन्ड आपका प्रेजेंट हो। अगर आपका कार्बोनाइल बॉन्ड आपका प्रेजेंट नहीं होगा तो ये वाला कंडीशन तो नहीं हो सकता। ये वाला कंडीशन कब होगा, केवल और केवल इस कंडीशन में, ठीक है। अब देखो हमको इससे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर फर्स्ट स्टेप में अटैक किसने मारा, फर्स्ट स्टेप में आपका दोनों है ना। तो आपका क्या होगा, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। इसको क्या बोल देता हूं मैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और NU के दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका भी 1, इसका भी 1,
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा इस केस में? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस केस में कितना आ जाएगा बच्चों? आपका 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा बच्चों इस केस में? आपका 2 आ जाएगा। जब आपके इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपका 2 आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? बायोमोलिकुलर रिएक्शन। बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्यों बोलेंगे? इसका भी रीजन है कि इसमें जो फर्स्ट स्टेप है आरडीएस स्टेप, आरडीएस स्टेप में आपका क्या हुआ बच्चों? आरडीएस स्टेप में एक तो इसने और इसने दोनों ने अटैक किया, तो आरडीएस स्टेप आपका, आरडीएस स्टेप में मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? इसकी यहां पर इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? यहां पर 2 हो जाएगी। बात क्लियर है? 2 हो जाएगी, बायोमोलिकुलरिटी इसकी 2 हो जाएगी। और ध्यान से समझोगे तो इसी को हम बोलते हैं SN2। इसी को हम क्या बोलते हैं? SN2। इसी को हम कौन सा पाथ बोलते हैं बच्चों? इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं? SN2 पाथ। इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं? SN2 पाथ। अब देखो यहां पर हमारा क्या बन रहा है बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर हमारा क्या बन रहा है? ट्रांजिशन स्टेट। तो इस बात को आप लोग समझ सकते हो कि यहां पर कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, डायरेक्टली ट्रांजिशन स्टेट से आपका प्रोडक्ट बना, जैसे E2 में था, ट्रांजिशन स्टेट से डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ? यहां पर क्या बोलेंगे? फर्स्ट स्टेप में आपका क्या हुआ बच्चों? फर्स्ट स्टेप में आपका CX बॉन्ड आपका टूटा, तो क्या बोलेंगे बच्चों? यहां पर CX बॉन्ड अगर आपका टूटा तो यहां पर X माइनस निकलेगा, ठीक है। पहले स्टेप में आपका बॉन्ड टूटा तो पहला स्टेप आपका आरडीएस है। अब बताओ आरडीएस के लिए अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, और आरडीएस से ही मैं लिखता हूं। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, तो रिएक्टेंट स्पीसीज आपको कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, केवल और केवल। अभी यहां न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मारा? नहीं मारा ना अटैक। अब देखो यहां पर आरडीएस स्टेप से जब मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन तो यहां ये भी था, इसलिए दोनों का लिखना पड़ा। यहां पर केवल और केवल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई बच्चों हमारी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी आ गई 1, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी कितनी आ गई बच्चों? 1 आ गई। अब यहां पर आरडीएस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल है? एक ही मॉलिक्यूल है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? इसकी आपकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? इसकी हो जाएगी मॉलिक्युलरिटी आपकी 1। अब जब इसकी मॉलिक्युलरिटी 1 हो जाएगी तो इसी पाथ को हम बोलते हैं SN1 पाथ। इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं बच्चों? SN1 पाथ। और इसमें मॉलिक्युलरिटी 1 हो गई है तो इसीलिए इसको बोलेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। एक और बात समझो, पहले मैंने ये कंडीशंस बनाई, अपने माइंड में सेट करो कि मुझे RNU बॉन्ड को तोड़ना है तो कितने तरीके से मैं तोड़ने वाला हूं। पहले ये कंडीशंस बनाओ, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आपका क्या बना? इंटरमीडिएट आपका क्या बना बच्चों? X माइनस बना। इंटरमीडिएट आपका आरडीएस स्टेप है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना। अब जैसे ही आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा तो एक और बात आपके माइंड में आनी चाहिए, रीअरेंजमेंट विल अकर। यहां आपका रीअरेंजमेंट हो सकता है, हाँ या ना? यहां पर आपका रीअरेंजमेंट हो सकता है। क्या यहां पर तो आपका क्या बना? सीधा ट्रांजिशन स्टेट बना। यहां पर आपका क्या बना? सीधा बच्चों ट्रांजिशन स्टेट बना। अब जब यहां पर अगर आपका ट्रांजिशन स्टेट बना तो क्या यहां पर रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। क्या यहां पर रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस कंडीशन को आप लोग ध्यान रखो, अगर आरएनयू ने पहले अटैक मारा, कोई बॉन्ड नहीं टूटा, तो यहां पर जो बनेगा ये पेंटावेलेंट बनेगा। क्या ये पेंटावेलेंट आपका कार्बन पॉसिबल है? पेंटावेलेंट कार्बन आपका पॉसिबल है? नहीं है। तो जब सेकंड स्टेप में जब एनयू ने अटैक मारा तो ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर टेट्रावेलेंट बना ना, यहां पर टेट्रावेलेंट बना, और टेट्रावेलेंट बनने की वजह से ये आपका पॉसिबल है। और जैसे ही ये नीचे आएगा तो ये आपका एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकला, ये आपका लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकला। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये यहां पर ये आपका लिविंग ग्रुप था और यहां से इसने अटैक मारा। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? समझ में आया कैसे किया मैंने?
कैसे किया मैंने समझ में आया आप लोगों को कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर डिफाइन किया SN1 और SN2 पाथवे को। ठीक है, SN1 पाथवे में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट होगा। और यहाँ पर NU ने अटैक मारा तो यहाँ पर पहले RDS स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है तो इसलिए सबस्ट्रेट की पावर 1 लिखा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 1 हुआ, मॉलिक्यूलरिटी भी कितना होगा, 1 होगा। RDS स्टेप में जितने रिएक्टेंट स्पीशीज आपके पार्टिसिपेट करते हैं वही हमारा मॉलिक्यूलरिटी होता है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गया। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट बना, अब देखो ट्रांजिशन स्टेट बना, इसमें SN2 में डायरेक्टली रिएक्शन में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से देन आफ्टर आपका ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद आपका ये X माइनस आपका बाहर निकलता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर X माइनस आपका बाहर निकला, यहाँ पर आपका X माइनस आपका बाहर निकला। अब देखो RDS स्टेप में किस किसने अटैक मारा, आपके NU ने अटैक मारा और यहाँ पर एक ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, दोनों थे RDS स्टेप में तो दोनों को लिखा। क्या यहाँ पर RDS स्टेप में दोनों थे, नहीं थे, इसलिए मैंने एक ही का लिखा था। अब RDS स्टेप में कितने रिएक्टेंट स्पीशीज ने पार्टिसिपेट किया, एक तो सबस्ट्रेट ने पार्टिसिपेट किया, एक आपके NU ने पार्टिसिपेट किया। जब आपके दोनों ने पार्टिसिपेट किया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 2 हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी 2 हो जाएगी। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, बायोमोलिकुलर रिएक्शन, और इसीलिए हमने इसको क्या बोला बच्चों, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। बात समझ में आई, बात समझ में आई। दोनों का डिफरेंस समझो, मैन दोनों का मेजर डिफरेंस समझो यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं यहाँ पर SN1 और SN2 पाथवे में डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, पहले डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम पढ़ेंगे। आपको SN1 और SN2 पाथवे आप लोगों को आ चुका है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को और मैं बताता हूं यहाँ पर SN2 और SN1 पाथवे, 2 पाथवे हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो यहाँ पर SN1 एंड SN2 पाथवे, SN2 पाथवे, दोनों पाथवे में क्या डिफरेंस है, अब मेजरली डिफरेंस आप लोग खुद बताओगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहां पर H H H, आप लोग रिएक्शन देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर सबसे पहले क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आपका X बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या बना बच्चों, बोलते जाओ, कार्बोकेटाइन बना होगा और साथ में आपका X माइनस बना होगा। अब ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा बच्चों, अब ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा बच्चों, समझना बात को। कार्बोकेटाइन पर आपका NU माइनस आएगा, NU माइनस अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, HCH NU। थोड़ा गौर करोगे तो NU आपका सेकंड स्टेप पर अटैक मारा है, NU ने आपका सेकंड स्टेप पर अटैक मारा है। देखो यहाँ पर ये वाला कौन सा स्टेप होगा, RDS, और ये क्या होगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका। फिर यहाँ पर क्या बना, इंटरमीडिएट आपका बना बच्चों यहाँ पर कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट आपका क्या बना, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन बनने की वजह से यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपका रीअरेंजमेंट होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, रीअरेंजमेंट होगा। फिर से वही बातें दोहरा रहा हूं मैं एक और बार, रीअरेंजमेंट अकर होगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट अकर होगा। अब थोड़ा सोचो, इन SN1 पाथवे, इन SN1 पाथवे न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इन स्टेप सेकंड। न्यूक्लियोफाइल आपका स्टेप सेकंड में अटैक किया। जब आपका न्यूक्लियोफाइल अगर आपका स्टेप सेकंड में अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी हमको क्या चाहिए बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी हमको क्या चाहिए, लो चाहिए, लो भी चलेगा। ठीक है, लो भी चलेगा, हमको उतना हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला नहीं चाहिए। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर SN2 पाथवे में क्या है बच्चों, SN2 पाथवे में सबसे पहले आपका क्या बना, NU ने जिस टाइम अटैक किया उसी टाइम आपका CX बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। दोनों बॉन्ड आपका साइमल्टेनियसली चल रहा है, यहां से ये, यहां से ये। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, अटैकिंग पोजीशन में आपको बताऊंगा, वो मैं आपको कल की क्लास में लूंगा। अटैकिंग पोजीशन बच्चों, यहां पर NU बॉन्ड बन रहा होगा H H। अब थोड़ा देखो, यहां पर NU बॉन्ड आपका बन रहा होगा, यहां पर X बॉन्ड आपका टूट रहा होगा।
तो ये आपका देखो जहां पर आपका x के पास नेगेटिव है नहीं है, जब ये टूटेगा तो किस में जाएगा, x माइनस में जाएगा ना। तो x और x माइनस के बीच का पोजीशन क्या होगा, x पार्शियल माइनस। क्या ये पार्शियल माइनस आपका बढ़ रहा है, हाँ पार्शियल माइनस, क्योंकि ये x टूट के x माइनस की ओर जा रहा है, x टूट के x माइनस की ओर जाएगा तो आपका पार्शियल माइनस बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा बॉन्ड आपका टूटता जाएगा। अब यहां पर NU माइनस से आपका क्या बन रहा है, RNU बन रहा है, ठीक है। RX से आपका x माइनस बन रहा था, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपके इस पर बढ़ता जाएगा। अब देखो RNU से जब इस पर पार्शियल नेगेटिव बढ़ेगा तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, क्लियर हुआ बात। अब देखो यहां पर RNU माइनस से, ध्यान से सुनना, RNU माइनस से RNU बॉन्ड बन रहा है कि यहां पर इसका माइनस चार्ज क्या हो रहा है, जहां माइनस चार्ज है यहां माइनस चार्ज है नहीं है, तो माइनस चार्ज आपका कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब जब माइनस चार्ज आपका कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा तो यहां पर पार्शियल माइनस चार्ज आपका कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो। मैं इस पॉइंट पर स्ट्रेस क्यों डाल रहा हूं, देखो क्योंकि इसका कोई ना कोई रोल होगा। अब यहां पर ये क्या बनाया बेटा मैंने, ये तो मैंने क्या बनाया यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट, ये मैंने क्या बनाया, ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट के बाद तुरंत क्या होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड आपका पूरा टूट चुका होगा, ये वाला बॉन्ड पूरा बन चुका होगा। तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका ऐसा बन गया होगा, 3H था और यहाँ पर NU था और यहाँ पर x माइनस था। देखो वही हुआ ना, RX से x माइनस बना, इन दोनों के बीच का पोजीशन क्या होगा, पार्शियली माइनस। इन दोनों के बीच का पोजीशन क्या होगा, पार्शियली माइनस। लेकिन यहां नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, बस इतना अंतर है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, SN2 पाथवे का। अब देखो, अब एक पॉइंट बोल सकते हैं कि SN1 पाथवे, ये आपका RDS स्टेप है, ये आपका RDS स्टेप है। अब देखो RDS स्टेप में कितनों ने पार्टिसिपेट किया, इसने भी पार्टिसिपेट किया और इसने भी पार्टिसिपेट किया, दो ने पार्टिसिपेट किया, तो तभी मैंने रेट ऑफ रिएक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और न्यूक्लियोफाइल दोनों को लिखा था, ठीक है। यहां पर पहले स्टेप में इन SN2 पाथवे न्यूक्लियोफाइल will attack on step 1. So nucleophile will be strong. न्यूक्लियोफाइल को क्या होना पड़ेगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। लेकिन यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी लो, मतलब न्यूक्लियोफाइल आपका वीक भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, क्योंकि पहले स्टेप में अटैक किया है ना, पहले स्टेप में अटैक करने के लिए ज्यादा ताकत लगेगी एज कंपेयर टू सेकंड स्टेप। क्यों, सेकंड स्टेप में तो कार्बोकेटाइन बनाए, जल्दी से आके चिपक जाएगा बस। लेकिन यहां पर तो कार्बोकेटाइन नहीं है ना, तो ये चिपकेगा कैसे, इसको थोड़ा ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब लास्ट लेक्चर में मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी का एक ऑर्डर बताया था, जो न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, उसी का तो केस है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें एक और पॉइंट है कि यहां पर RDS स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो अगर मैं बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका, यहां पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। रेट ऑफ रिएक्शन आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन आपका जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, यहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, समझ में आ गया। जितना ज्यादा आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, उतना जल्दी आपका रिएक्शन आगे जाएगा। लेकिन यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जल्दी बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन। अब जितना ज्यादा आपका ट्रांजिशन स्टेट आपका स्टेबल होगा तो रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड जाएगी। तो ये एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये एक्चुअली आपकी यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन है,
ठीक है। अब देखो उतना ज्यादा आपका फॉरवर्ड जाएगा, अब जितने उतना ही ज्यादा अगर आपका फॉरवर्ड जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो आपको समझ में आ गया कि यहां पर SN1 पाथवे, यहां पर लिखता हूं SN1 पाथवे और SN2 पाथवे का क्या रोल है, आपको समझ में आ गया। SN1 पाथवे और SN2 पाथवे का क्या रोल होगा, आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्या आपका इसमें मेजर डिफरेंस है वो मैंने बता दिया, और क्या इसमें पॉइंट चलते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है बहुत अच्छे से। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पर अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल कर्व बनाऊं, मैं अगर इसका एनर्जी प्रोफाइल कर्व बनाऊं, और थोड़ा सोच के देखो SN2 पाथवे में क्या आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहा है, नहीं बन रहा, सीधा ही आपका ट्रांजिशन स्टेट बनकर प्रोडक्ट बन जा रहा है। लेकिन ये वाला आपका कितने स्टेप में हो रहा है बच्चों, 2 स्टेप में। तो ये वाली रिएक्शन आपकी कितने स्टेप में हो रही है बच्चों, ये वाली स्टेप फर्स्ट स्टेप, ये आपका स्टेप सेकंड, ये वाला कितने स्टेप में हो रहा है, सिंगल स्टेप। तो आपका क्या बोल सकते हो बच्चों, ये आपका क्या बोल सकते हो, SN1 पाथवे इज अ डबल स्टेप रिएक्शन। एक और लाइन में बोल सकता हूं SN1 पाथवे इज अ डबल स्टेप रिएक्शन, SN1 पाथवे इज डबल स्टेप रिएक्शन। और ये आपका कितने स्टेप होगा, सिंगल स्टेप। SN2 पाथवे इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। SN2 पाथवे इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। अभी इसमें और भी है, और भी चीज है, ये आपका डबल स्टेप है, ये आपका सिंगल स्टेप है। अब समझो यहां पर कि ये RDS स्टेप आपका हमेशा क्या होता है, स्लो होगा। ये वाला स्टेप आपका कौन सा होगा, फास्ट होगा। ये भी आपका RDS स्टेप है, तो ये वाला स्टेप आपका क्या होगा बच्चों, स्लो होगा, और ये वाला स्टेप आपका क्या होगा, फास्ट होगा। तो अब जरा हम एनर्जी प्रोफाइल कर्व बनाते हैं इसका। आप लोगों को एनर्जी प्रोफाइल कर्व बनाना बताता हूं बच्चों में, आप लोगों को वैसे बताया है, रिएक्शन लिखो सामने, तभी आप एनर्जी प्रोफाइल कर्व बनाओगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो एनर्जी प्रोफाइल कर्व में बनाता हूं, ठीक है। अब देखो पहला स्टेप स्लो है, तो इसका मतलब एनर्जी प्रोफाइल कर्व जब मैं बनाऊंगा, रिएक्शन ऑर्डिनेट्स, ठीक है, यहां पर एनर्जी, ठीक है, यहां पर एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने एनर्जी बना दिया, पोटेंशियल एनर्जी बोलो तो ज्यादा बेटर है, तो आप एनर्जी ही बोल दो, एनर्जी समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां पर मेरा रिएक्टेंट, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इसी को बोलते हैं रिएक्टेंट, ये मैंने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया। पहला स्टेप आपका स्लो है, यहां पर क्या बना होगा, इंटरमीडिएट, और सेकंड स्टेप में क्या हुआ होगा बच्चों, यहां पर सेकंड स्टेप में इंटरमीडिएट से सीधा आपका प्रोडक्ट बना होगा, ठीक है। अब थोड़ा गौर करना, मैंने आप लोगों को बताया था न्यूक्लियोफाइल कब आपका रिप्लेस करेगा, ये वाला CX बॉन्ड, अगर आप ये वाला बॉन्ड आपका वीक होगा और ये वाला बॉन्ड आपका क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग होगा। वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जा रहा है, इसका मतलब रिएक्शन फिनोमिना कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। तो मैंने एक्सोथर्मिक का ग्राफ बना दिया। अब बात समझना, यहां पर दो आपके ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट 1 बनेगा और यहां पर ट्रांजिशन स्टेट 2 बनेगा। अब ट्रांजिशन स्टेट 1 आपका कौन सा बनेगा, थोड़ा सोचो, इन दोनों के बीच का कंडीशन, इन दोनों के बीच की कंडीशन में क्या हो रहा है, केवल और केवल आपका CX बॉन्ड आपका टूट रहा है। इन दोनों के बीच की कंडीशन, यहां से यहां जाने में केवल CX बॉन्ड का डिसोसिएशन हो रहा है, तो धीरे धीरे आपका CX बॉन्ड टूटेगा। तो क्या बोलेंगे बच्चों, CX बॉन्ड आपका टूट रहा होगा, CX बॉन्ड आपका टूट रहा होगा, तो X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, आपका इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट बनने के बाद इंटरमीडिएट से इस स्टेप में क्या हो रहा है, बीच का स्टेप बोलो, CNU बॉन्ड बन रहा होगा, तो यहां पर CNU बॉन्ड बन रहा होगा। अब जब CNU बॉन्ड बन रहा होगा तो यहां पर प्लस आपका न्यूट्रल बन रहा है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज
मतलब नेगेटिव चार्ज आपका कम, वो सॉरी पॉजिटिव चार्ज आपका कम हो रहा है, एज वेल एज आपका न्यूक्लियोफाइल का भी नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका यहां पर ट्रांजिशन स्टेट 2 बना, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट 1। इसमें तो आपको कोई बात ही नहीं है, इसमें सीधा ट्रांजिशन स्टेट से ही आपका प्रोडक्ट बना, इसमें इंटरमीडिएट से बना। अब यहां पर पूछ सकता है आपको नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, तो इसमें कितने ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे बच्चों? आपके 2 बनेंगे। अब हम इसके लिए देख लेते हैं ग्राफ, अब हम इसके लिए ग्राफ देख लेते हैं। अब देखो, ये आपका रिएक्शन ऑर्डिनेट्स और ये आपका एनर्जी। अब बताओ क्या होगा बच्चों? सबसे पहले आपका कौन सा है? ये आपका रिएक्टेंट स्पीशीज बोलो या सबस्ट्रेट बोलो, बात एक ही है। जिसके ऊपर वर्कअप करना पड़ता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा? ये आपका रिएक्टेंट स्पीशीज। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट स्पीशीज से सीधा आपका ट्रांजिशन स्टेट बना लिया, सीधा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, सीधा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और मैंने आपको बोला था ये वाला बॉन्ड आपका क्या होगा? वीक होगा, ये वाला बॉन्ड आपका क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग होगा। अब जब भी रिएक्शन आपके वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जाती है तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहां पर आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो बताओ रिएक्शन में यहां पर आपका ट्रांजिशन स्टेट बना, ट्रांजिशन स्टेट बना, और ये ट्रांजिशन स्टेट आपका कैसा होगा बच्चों? बोलो, देखो आप लोग समझ सकते हो, CH देख लेते हैं, CH। अब देखो ये वाला बॉन्ड आपका बन रहा है, मतलब माइनस चार्ज आपका न्यूट्रलाइज में हो रहा है, तो यहां पर आपका माइनस चार्ज आपका डिक्रीज हो रहा होगा, और यहां पर प्लस चार्ज, और साथ साथ यहां पर आपका ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बना। ठीक है, इस तरीके से हमने यहां पर रिएक्शन कराया। अब SN2 में थोड़ा देखो तो यहां से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एनिल को कहां से आना पड़ेगा? बैक साइड से। तो यहां पर आपका बैक साइड अटैक होगा। कौन सा अटैक होगा? बैक साइड अटैक होता है यहां पर आपका कौन सा अटैक होगा? बैक साइड अटैक। लेकिन यहां पर जो कार्बोकेटायन बनता है तो यहां पर फ्रंट साइड भी हो सकता है, बैक साइड भी हो सकता है, कोई यहां पर दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अटैक कहां होगा? फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है, फ्रंट साइड अटैक एज वेल एज बैक साइड अटैक, दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां पर रिएक्शन को देखा है, SN1 और SN2 पाथवे को। मैंने आप लोगों को कंपैरिजन पूरा अच्छे से करा दिया है। अगर आप लोगों ने कंपैरिजन करना सीख लिया तो आप लोगों को आ जाएगा। अब यहां पर जितना भी मैंने पढ़ाया वो आप लोग एक बार अच्छे से मगअप करो, समझने की कोशिश करो। अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो कल के लेक्चर में मैं क्या बताऊंगा? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। कब आपका SN1 होगा और कब आपका SN2 पाथवे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसमें प्रोडक्ट की क्या खास बात होगी और प्रोडक्ट की क्या खास बात होगी वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप लोग इतना बहुत अच्छे से कर लो, बहुत ज्यादा अच्छे से इतना आप लोगों ने कर लिया तो वो आपका मोर देन सफिशिएंट होगा। कितना होगा? मोर देन सफिशिएंट। तो आप लोग इतना अच्छे से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर मैं वॉल्डन इन्वर्जन बहुत सारी बातें बताऊंगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया SN1 और SN2 पाथवे क्या होता है। ठीक है, इसको कर लेना। ठीक है, अब देखो ये आई होप सो कि आपको यहां तक का लेक्चर समझ में आया। अब देखो यहां पर न्यूक्लियोफाइल का भी रोल है और लिविंग ग्रुप का भी रोल है, दोनों का रोल है। तो दोनों का रोल हमको हमारे पास अब 3 रोल आ गए। रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं न्यूक्लियोफिलिक में रिएक्शन को ध्यान से देखोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो NU का भी रोल आ गया, X का भी रोल आ गया और इस सबस्ट्रेट का भी रोल आया। तो मैंने X का रोल तो बता दिया लिविंग ग्रुप, NU का भी रोल बता दिया। अब हम किस पर वर्कअप कर रहे हैं? एक्चुअली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर। किस पर वर्कअप कर रहे हैं? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर।
तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझो। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर हमको वर्क करना है, यहां पर भी हमको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर वर्क करना है, तो इतना ही वर्क करना है। आप लोग अगर इतना लिख लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट, और इसको समझ समझ के लिखो, बस समझ समझ के लिखो। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हुए SN1 और SN2 पाथवे के बहुत सारे एग्जाम्पल को लेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक का लेक्चर आज का काफी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।